कामनी निर्वाकर भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी हुई चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठेकों की आवाजें गूंजती थी, रसोई खुशबू से तर रहती थी, कहीं बेटी की साड़ियां बिक्री होती तो कहीं सलवार कमीज, कभी कौन सी फिल्म देखने जाना है इस पर भारी डिस्कशन होता तो कभी अगली छुट्टियों की प्लानिंग। पर आज पूरे घर में गहरी चुप्पी थी। कामनी के कानों में अचानक बेटी और नातिन की आवाज गूंजने लगती, पर नजरें उठाकर देखती तो साए साए करता उदास घर खाने को दौड़ता था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामनी के अंतर्मन की तरह। कामनी ने गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। बालकोनी में टहलती हुई कामनी ने नीचे देखा। बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देखकर फिर स्वीटी की याद आ गई। एक ऊक सी उठी भीतर से, जो उसकी आंखें, लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो अगर दिया लेकर भी ढूंढती तब भी ऐसा दामाद ढूंढे न पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार, कुशल व्यवहार, नेक दिल जीवन साथी मिला। चल थोड़ी सी कॉफी बना दे। रीमा को कॉफी का कहकर कामनी अपने बेडरूम में आ गई। तकिया लेकर लेटी तो बंद आंखों के सामने अतीत चलचित्र की भांति संजीव हो उठा। यह बात तब की है जब मैं एमए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने आकर कहा, कल विकास के मम्मी पापा आ रहे हैं तुम्हें देखने, कामनी तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनने की तमन्ना मन पर थी, पर पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामनी, मैं तुम्हारे कुछ बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है। अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है, वह तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है। पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आए बचपन के वह दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाते थे। हम दोनों बहनें ही थी, पर पापा ने कभी हमें बेटों से कम कर नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बिटिया मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी, मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये आएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता था कि कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद यह भय उनके डिप्रेशन का कारण बन गया और लीन हो गए हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की, पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास अपनी मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए, उसी दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं खत्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना अनन फनन में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे भी पसंद आया। लंबा कद, गौर वर्ण और उनका शायराना अंदाज। अब मेरे सपने में था विकास और सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी। मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच, लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं। उनकी जिंदगी में इश्क का मौसम आते ही वह सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं। सारे सपने, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कर देती हैं प्रेम के हवाले। आई एम इन लव, इस एक वाक्य के सहारे वह सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती हैं, सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक वह जानती तक नहीं थी। एक शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से जिंदगी का फलसफा तय करने लगती हैं। पूरी दुनिया को उसी नजर से देखने लगती है जिस नजरों से उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। शादी के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद आता था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब पर विकास का कब्जा था। विकास के प्यार का जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। मेरी जिंदगी विकास से शुरू होकर उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समुद्र की लहरें, खुशनुमा माहौल, पींगे भरता इश्क, गीली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डाले एक दूसरे का साथ।
लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी का एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मन मोह लेती है तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी। पर में तोला पर में माशा। विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती, क्या कहती? 10 दिन गोवा में बिताकर हम इलाहाबाद लौट आए थे। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गवार नहीं था। मैं सब कुछ जान पाई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस यही प्रयास में मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता। वह झिल्लाकर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आंखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी कॉफी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को ज्यों चंद्रमा अलौकित करता है, नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी में। काफी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात पर, हर चीज में मीन मेख निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा था। मैं लाख कोशिश करती पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहाँ? यह ऐसा यक्ष प्रश्न था जिसका जवाब नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन डोली में आने वाली सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ सोच नहीं पाता। दिन, महीने, साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। फिर चाहे वह शब्दों के तीर हो या कुछ बोलने की एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे, पर मेरी गोद सूनी ही रही। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जवारी की तरह चुप रहना ही मेरी नीति बन गई थी। कॉफी खत्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब नीरू मेरी जिंदगी में आई। उस दिन सुबह आंख खुली तो लगा नीचे काफी शोर हो रहा है। मैंने बालकोनी से देखा, पर मांजरा समझ नहीं आया तो मैं नीचे चली गई। पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ गया था। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सब अजनबियों को फटी फटी आंखों से देखती और फिर रोना शुरू कर देती। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अनभिज्ञता की कहानी कह रहा था। लोगों के कयास जारी थे। कोई माता पिता के भूलने की बात कहता, कोई जानबूझ कर छोड़ जाने की बात, कोई लापरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो कोई भगवान की लीला बता रहा था। पर किसी को बच्ची की परवाह थी ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने आगे बढ़कर बच्ची को गोद में ले लिया और फिर पास की एक पान की दुकान से टॉफी और बिस्कुट खरीद लिए। बच्ची थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गई। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फेरती रही। पुलिस ने अपनी कार्यवाही समाप्त की और मेरी गोद से बच्ची को लेने लगी। मैं जैसे ही बच्ची उसे सौंपने लगी, वो फिर रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। उसने मेरी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह कहे जब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाते, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? पुलिस वाले की तो जैसे भला टली, क्यों नहीं, जब इसके माँ बाप मिल जाएं, हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए उससे बातें करते जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठर गई। विकास दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। बुरी तरह से रो रही थी। तो
मैंने किसी तरह थूक निकलते हुए मैंने कहा। विकास पांव पटकता हुआ भीतर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकश से निकल चुका था। विकास पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस मासूम के साथ, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया ना मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। बदन सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था। हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया। ना जात का पता, ना धर्म का पता, किसका पाप है, बस ले आई गोद में उठाकर। घर पर ही पड़ा था मैं, पूछने की जहमत तक नहीं उठाई तुमने। बहुत चर्बी चढ़ने लगी है आजकल तुम पर। बुनबुनाते हुए विकास ऑफिस चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कुछ पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ता, लड़की को हवाले करने की बात कहता कि फिर अनाथालय छोड़ने की रट लगाता, पर मुझे अपनी ममता की पुकार के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने चुप्पी का ब्रह्मास्त्र रखा था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत कर विकास से पूछा, विकास क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें, प्लीज विकास, मना मत करना। विफर गया था विकास मेरी बात सुनकर। जाने कितनी जली गिटी सुनाई थी उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए बोला, देखो कामनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जब वापिस आऊं तो यह पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। धड़धड़ाते हुए विकास चला गया। भीतर तक कांप गई थी मैं। अजीब कश्मकश थी। एक तरह जिद्दी झगड़ालू पति था, तो दूसरी ओर फूल सी मासूम बच्ची जो अब मेरे वजूद का हिस्सा लग रही थी। मुझे उलझन भरे थे वह 3 दिन। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का वेग इतना अधिक था कि मेरी छाती से दूध उतर आया था। ना जाने किस भाववेश में मैं उसे दूध पिलाने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था। मेरी मिन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत, उपास सब पूरे हो गए। फिर भला कैसे छोड़ देती डूबती नैया की इस पतवार को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है जिंदगी में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जकड़ी नारी का पति से कोई अलग व्यक्तित्व नहीं? क्या कुशेल पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समुद्र में गोता लगाना नहीं है? यह प्रश्न लगातार मेरा आत्ममथन कर रहा थे। प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी मासूम बच्ची और अपने पति विकास में से मुझे किसी एक को चुनना था, वो भी विकास के लौटने से पहले। आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं ना इसे पुलिस के हवाले करूंगी, ना ही इसे अनाथालय भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया था। मैंने अपना सामान बांधा, जेवर और पैसे भी रख लिए। मैं जानती थी जब तक कोई स्थायी इंतजाम और नौकरी नहीं मिलती, इन्हीं रुपयों से काम चलाना होगा। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया। विकास, मैं जा रही हूँ, पत्नी बनकर जी ली। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी कोई खास जरूरत होगी। आज इस मासूम को मेरी जरूरत है। तुम इसे अपना नहीं सकते और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए जा रही हूँ। माँ बनकर जीना चाहती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, मैं कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया, मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। कामनी इसके पश्चात दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद साड़ी मेरे विधवा होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने रूपमा रखा था और उसके पिता की जगह के अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी तब की पहचान, जो आज तक कायम है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते। जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने की जितनी आमदनी हो जाती थी। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पढ़ने में वह काफ़ी तेज थी। टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उसे मिले थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। पहचान, दोस्ती और फिर प्यार में तब्दील हो गई और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नातिन स्वीटी छुट्टी मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह संतुष्ट हूँ। एक माँ के रूप में, नानी के रूप में मेरे साथ मेरे हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर जुड़ गए। से भगवान, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने मेरी गोद ममता से भर दी।
मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ, सिर्फ एक माँ। सोचते सोचते अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए मेरी उंगलियां नीरू के नंबर डायल करने लगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।